नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सबकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल रही होगी। इसी प्रैक्टिस की अगली कड़ी में आज फिर रात 9 बजे हम लोग तैयार हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आता है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये साधारण ब्याज पर है। लगाइए 10 से 12 सेकंड। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 से 12 सेकंड में लग जाना चाहिए ये। हाँ जी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि 4200 रुपए कितने हो रहे हैं, 5082। तो पहली बात तो 5082 ब्याज नहीं है, मिश्र धन है। तो ब्याज कितना हुआ सर, इसका अंतर कितना होगा, 882 रुपए। तो 882 रुपए ब्याज किस पे लग रहा है, मूलधन 4200 पे, किस दर से, यही तो बताना है। कितने टाइम, 3 साल। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होगा तो 2 9 4 42 का बिल्कुल 7 गुना है ये। तो आपका आंसर हो गया लास्ट ऑप्शन 7%। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। बाकी आप ये कैलकुलेशन ओरली कर सकें उससे अच्छा क्या है। 3 साल का 884 तो 1 साल का 294। तो 294 4200 का कितना परसेंट, 42 सत्ते अगर याद हो तो सीधे बता देंगे 7% सर। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 6 से 7 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 6 से 7 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। चलिए उम्मीद है आ गया होगा। तो देखो 2 में 1 का डिवीजन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। 2 में 2 माइनस करोगे 0 हो गया, तो इधर सब कोई लेना देना नहीं। 6 में 4 माइनस हुआ तो 2 आया, 10 में 2 घटाएंगे तो 8। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए ये 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, जल्दबाजी मत करिएगा, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक और ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से लगाइए। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। चलिए, तो हमें बताना है टाइम इक्वल होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगी सर, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो 14 घंटे में जा रही थी वही दूरी है। तो ये दूरी को हमने रख लिया। सर गुणा मत करिएगा क्योंकि कैंसिल होने वाला है। स्पीड अब कितनी है, 84 किलोमीटर पर आवर, ये दिया ना। अब आपको 84 रखना है, तो 14 6 जा और 6 8 जा, यानी हमारा आंसर होगा 8 घंटे। इसका भी आंसर फोर्थ ऑप्शन 8 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा गलती नहीं करना है। हाँ जी, रेशियो का भी बहुत आसान क्वेश्चन ये भी 10 सेकंड में लगना चाहिए। एक्स वाई का रेशियो दिया है 7:5, वाई जेड का रेशियो दिया है 7:11, तीनों को मिक्स कर देना है। देखो एक्स वाई वाई जेड कैसे मिक्स होता है, एक्स इंटू वाई, फिर होता है वाई इंटू वाई, और फिर होता है ये वाई इंटू जेड। यहाँ पे जेड है, ये वाई इंटू जेड। तो यहाँ पे नंबर्स पे क्या है, ये 7:5 और 7:11, तो ये 49 35 और 55। ठीक है, 49 35 55, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। रेशियो का एक क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है हर सेट पे, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका एक डीआई का क्वेश्चन। डीआई पढ़ने में 5 सेकंड लीजिए, लगाने में 7 सेकंड, टोटल 12 सेकंड में आंसर लगाइए। चलिए आ गया होगा। कह रहा है कि नीचे दिया गया जो पाई चार्ट है वो कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस से होकर के गुजरता है, J1 से लेकर J7 तक, और हर प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है
टोटल टाइम से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी टोटल परसेंटेज 100% है टोटल टाइम अगर, तो उसका 14% पहली प्रोसेस पे जा रहा है, चौथी प्रोसेस पे 8% जा रहा है, सातवीं प्रोसेस पे 12%, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अपना क्वेश्चन कि टोटल जो टाइम लग रहा है एक कार को बनाने में 1200 घंटे हैं, ये हमको पहले से पता है। तो टोटल अगर 1200 घंटे यानी 100% आपको पता है। आपको क्या बताना है कि J2 और J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगा। तो दोनों को अलग अलग मत निकालिए, पहले परसेंटेज कंबाइन कर लीजिए। तो J2 का कितना है 18%, और कौन सा था J5, तो J5 कितना है 12%, तो 18 और 12 मिलके कितना हो गया 30%। तो 30% किसका निकालोगे 1200 का, तो 1200 का 30%, 12 36 यानी 360, इसका टोटल आंसर होगा 360 आवर्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस डेटा अच्छे से पढ़ना है और वहां पे गलती नहीं करनी है। टाइम एंड वर्क का एक आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से लगाइए, 10 सेकंड में लगना चाहिए ये, बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कह रहा है 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो व्यक्ति समान कार्य कितने समय में पूरा करेगा। देखिए इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं M1D1H1 अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2, बस ये रख देना है। तो पहले 12 व्यक्ति थे, 9 दिन में आधा काम कर रहे थे। अब कितने व्यक्ति यानी M2 हमको निकालना है, कितने दिन में 6 दिन में पूरा काम करेंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। तो ये 2 हो जाएगा, 9 गुणे 2 18, लेकिन ये 2 जाके ऊपर इंटू होगा तो 18 का 2 गुना 36। ठीक है, वैसे भी इसको ओरली भी कर सकते थे, 12 गुणे 9, 12 नहीं है 108, क्या बना वर्क, लेकिन कौन सा आधा, तो पूरा कितना हुआ 216। अब 6 के हिसाब से लगाना है तो 216 सबको पता है 6 का क्यूब है, 6 से भाग करेंगे 6 का वर्ग बचेगा 36। तो कैलकुलेशन जितना बढ़िया कर लेंगे आप एग्जाम के क्वेश्चन उतने जल्दी लगाएंगे। चलिए लगाइए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। कह रहे एक दुकानदार 25% की छूट देने के बाद 40% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। 10 सेकंड में लगना चाहिए। चलो इसके दो तरीके मैंने आपको बताए, एक है एजम्पशन, जिसमें हम लोग क्या लिखा करते थे कि सर 100 प्लस मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या बनता है, मार्क प्राइस के सामने प्रॉफिट को रखते हैं और कॉस्ट प्राइस के सामने डिस्काउंट माइनस होता है। इससे भी लगा सकते हैं, एक एबी प्रिंसिपल से भी लगा सकते हैं। तो जितना भी मार्कअप परसेंट है वही तो हमको निकालना है। माइनस कितना उसने डिस्काउंट दिया 25, तो माइनस 25/100 1/4 हो जाएगा, और बराबर में प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए प्लस में लिख रहा है, उसको भेज दीजिए उधर, तो 65 हो जाएगा, और 4 है इसमें से माइनस होगा तो 3a/4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 का 4 गुना 260/3, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके ऑप्शन में आएगा फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 40, तो 140 हो जाएगा, और डिस्काउंट 25 घटेगा तो कितना बनेगा 75, तो 75 140 पे जो रेशियो है उसके हिसाब से ये कितना ज्यादा है 25 और 40, 65 ज्यादा है, तो 65 75 का कितना परसेंट होता है, तो सर 65 75 का कितना परसेंट होता है यही हमको बताना है। तो सर 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 13/15, 1/15 6.66, 13 से गुणा कर लीजिए वो भी यही देगा। तो दोनों केसेस हैं, दो में से जो आपको सही लगे आप उसको लगाइए। ठीक है, ए बी प्रिंसिपल लगे सही तो वो लगाइए, रेशियो वाला पार्ट लगाना है तो उसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों में ही ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड में पढ़ने के बाद। दीपक तथा विनोद की गति 19 और 12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दीपक की गति क्या होगी। 5 सेकंड में आंसर दीजिए, मतलब इसमें टाइपिंग का टाइम लगेगा आपका, बस कैलकुलेशन का कोई टाइम नहीं। चलिए, तो यहाँ पे दीपक और विनोद, ये दीपक के लिए है, ये विनोद के लिए, ये रेशियो है। आप बता रहे हो कि 12 की वैल्यू 84 है, तो कितने से इंटू हो रहा है 7 से, तो यहाँ भी होगा 19 सत्ते, बस इससे आसान क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन सॉरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहे कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से रिप्लेस यानी बदला जाए तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या होगी? जो नया व्यक्ति आ रहा है उसकी आपको एज बतानी है। 15 सेकंड में लगाइए। चलिए देखिए, किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू ज्यादा है, और जो जा रहा है वो वैल्यू कम है। यहाँ पे जा कौन रहा है ये हमको पहले से पता है, 12 वर्ष वाला जा रहा है, यानी जो आ रहा है वो इस 12 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? जितना उसने बढ़ाया होगा। कितना बढ़ाया है? 1.5 वर्ष औसत बढ़ाया है। ध्यान दीजिएगा, 1.5 वर्ष औसत, या औसत बढ़ने का मतलब सबको 1.5 वर्ष बढ़ाया। कितने लोगों को बढ़ाया? 18 लोगों को। यहां पे ध्यान दीजिएगा, वो केवल आ बस नहीं रहा है, उसकी जगह कोई जा भी रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ पर्सन अभी भी 18 होंगे। तो 18 लोगों को 1.5 वर्ष यानी टोटल 27 वर्ष ज्यादा है। तो 27 12 से ज्यादा यानी कितना? 39। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 39। अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों को जो सेट में मिलता था, एक व्यक्ति आता बस था, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो एवरेज के टाइम मैंने पढ़ाया है कि रिप्लेस वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। ये अपना 10th क्वेश्चन फिर से रेशियो पर बेस्ड है। ट्राई करिए। पी क्यू का रेशियो, आर क्यू का रेशियो, पी आर का रेशियो आपको बताना है। पी क्यू 5 6, आर क्यू 25 9। आप देख सकते हैं दोनों में क्यू कॉमन है, तो उसकी संख्या भी कॉमन कर लेते हैं। तो सर यहाँ तो 6 9 है, तो बराबर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 6 9 यानी 18 कर लिया जाए। तो इसको 18 करेंगे तो 3 से गुणा होगा, इसको 18 करेंगे तो 2 से। अब अकेला इसमें तो गुणा कर नहीं सकते, इसमें भी करना पड़ेगा, इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो पी कितना हो गया? 15, आर कितना हो गया? 50। यही हमको चाहिए था, बस थोड़ा सिंपल कर लीजिए। तो 3 5 से डिवाइड होने के बाद और 10, आंसर हो जाएगा 3:10, है ना। कंबाइन करने वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, कॉमन करने वाला भी लगा सकते हैं, कि अगर वेरिएबल कॉमन है तो उसकी वैल्यू भी हम कॉमन कर लें एलसीएम लेकर के। चलिए 11वां क्वेश्चन लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी लगा के भी आ रहा है। वैसे कह रहे एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 60% अधिक, यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए। डिस्काउंट कितना मिला? चलिए आ जाना। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा ही क्वेश्चन लगाया है, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या था। देखो यहाँ पे क्या क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, और आपको पता है प्रॉफिट कितना है, डिस्काउंट आपको बताना था। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया प्रॉफिट लॉस का, देखते हैं ये वाला। यहां पे क्या था? डिस्काउंट पता है, प्रॉफिट पता है, कितने परसेंटेज ज्यादा है ये बताना था। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे हमें डिस्काउंट पता करना है, और वहां पे डिस्काउंट पता था, और साथ ही साथ आपको कितने परसेंट ज्यादा मार्कअप किया गया है ये भी हमें बताया गया है। तो 60%। जिन लोगों को तरीका नहीं पता तो ध्यान रखना, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 इक्वल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। जहां पे ए क्या है? मार्कअप परसेंट, और बी क्या है? डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर ओवरऑल प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा ओवरऑल पे। तो फिलहाल यह प्रॉफिट दिया है तो कितने परसेंट अधिक है? 60। डिस्काउंट कितना है वही तो पता करना है। ओवरऑल क्या है? प्रॉफिट 20%। परसेंटेज वाले एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। इसको सॉल्व करिए, या वैसे 3/5 कर सकते हैं सीधा। 3/5 इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो ये दोनों माइनस थे इधर प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 8b/5। 20 इधर आएगा तो माइनस होगा तो ये 40 हो जाएगा। तो b की वैल्यू ये 5, b की वैल्यू 25%, यानी कितने परसेंट डिस्काउंट था? 25% डिस्काउंट था, थर्ड ऑप्शन। बाकी एजम्पशन करके भी कर सकते हैं। एजम्पशन मतलब जैसे मान लीजिए हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लिया, तो मार्क प्राइस उससे 60% अधिक है तो 160 हो गया। अब आप 20% का लाभ चाहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस हो गई 120, तो ये डिफरेंस कितने का है? 40।
तो 40 माने डिस्काउंट किस पे लगेगा, मार्क प्राइस पे, तो 1/4 है यानी 25%। ऐसे भी लगा सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की ओर। लगाइए इस क्वेश्चन को, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पर आधारित है। कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 ये घन सेंटीमीटर, ये घन सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। इस लंबाई को ऊंचाई समझिएगा, है ना, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। रेडियस बताना है आपको, फॉर्मूले पर बेस्ड है। चलिए देखो, एक तो तरीका पहले फॉर्मूला वाला देख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसी भी शंकु यानी कोन का वॉल्यूम यानी आयतन होता है, वो हमें दे रखा है इन्होंने 1232। अब 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस हमें बतानी है, एच आपने बताई है 24, 1232। अब आप इसको सॉल्व करें, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 22 से डिवाइड करने पर ये डिविजिबल है, 3 1 4 2 2 4, तो 22 का पहले 5 गुना 110 हो गया, फिर 122 छंग 132 हो गया, ठीक है, 56 हो गया। ये 3 से इसको डिवाइड करूंगा 24 तो 8 हो जाएगा, 8 से ये 7 हो जाएगा, एक साथ ये जाएगा उधर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 7 स्क्वायर, तो आर 7 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया हमारा इस क्वेश्चन को लगाने का। दूसरा लॉजिक लगाइए, एक बात बताइए, पाई का 22/7 का 7 कहाँ जाएगा, इधर गुणा ही होगा ना, यानी जो भी हमारा, क्योंकि इधर रेडियस ये जो हाइट थी ये तो 7 से डिवाइड हो नहीं रही है, तो 7 इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, यानी जो भी आर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। आपके ऑप्शन में कितने 7 के मल्टीपल थे, एक ही था, इसलिए इसका आंसर 7 सेंटीमीटर आपको पहले ही लगा देना चाहिए, क्योंकि ये जो 7 है ये किसी को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। 24 हो रही, अगर 24 हो रहा होता तो एक बार सोचना पड़ता, पर 24 तो 7 से कट नहीं रहा, यानी 7 इधर जाएगा, गुणा करेगा यानी 7 का मल्टीपल मिलेगा, 7 का मल्टीपल एक ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर डी 7 सेंटीमीटर। चलिए आ गया डीआई का क्वेश्चन, एक अच्छे से पढ़िएगा डीआई, है ना। डीआई में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों में व्यय से राजस्व, व्यय समझिएगा एक्सपेंडिचर, और इसको इनकम समझिएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर टू इनकम का रेशियो आपको दिया है। लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है ये हमें बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज सबसे कम कब है। ऐसी ही डीआई पिछले सेटों में आई है, बस क्वेश्चन अलग थे, सेम डीआई। पंद्रह सेकंड का टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तक में आना चाहिए। देखो जिनका आंसर अगर ये आ रहा है तो ध्यान देना, जब हम लोगों ने उस सेट पे क्वेश्चन लगाया था तो वहां लाभ पूछा गया था कि लाभ किस वर्ष शायद अधिकतम बोला था, तो सर कांस्टेंट वैल्यू आप नहीं बता सकते पर कंपैरिजन बता सकते हैं। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो प्रॉफिट नहीं बता सकते पर प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं, क्योंकि जो डेटा हमको पता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो यहां पे एक बात समझिए, जैसे मान लो मैं पहले से एग्जांपल से उठाता हूं y1, तो y1 में रेशियो क्या है 0.80, सिंपल करूं तो 80/100, और सिंपल करूं तो 4/5, या 80/100 ही रहने दीजिए क्योंकि आसानी से हो जाएगा। 80 क्या है आपका एक्सपेंडिचर, 100 क्या है इनकम, यानी आपने 80 रुपए अगर खर्च किए तो 100 रुपए आपको मिले हैं। तो क्या यहां प्रॉफिट परसेंट नहीं बता सकते हो, प्रॉफिट नहीं बता सकते हो क्योंकि रेशियो है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट तो बता सकते हैं ना कि सर 20 रुपए का फायदा आउट ऑफ 80, ये तो कर सकते हैं ना, इसलिए हम प्रॉफिट परसेंट तो बता सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर बताना क्या है मिनिमम, तो मिनिमम कहां होगा, जहां ये रेशियो जैसे जैसे इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर होता जाएगा या करीब आता जाएगा हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा। यानी अगर मैं लिखूं 0.7 0.8 तो ये अगर एक्सपेंडिचर इनकम का रेशियो है, ये भी एक्सपेंडिचर इनकम का रेशियो है, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट इसमें होगा।
क्यों? क्योंकि 7 रुपए हमारे क्या है खर्चे, 10 रुपए इनकम फिक्स है, डिनोमिनेटर का 100 फिक्स है, न्यूमरेटर आपके खर्चे हैं। तो जहां पे खर्चे सबसे ज्यादा होंगे वहीं पे प्रॉफिट सबसे कम होगा। तो आपके ऑप्शन में सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे है? 0.96, यानी यहाँ 96 रुपए अगर खर्चा है, 100 ही रुपए इनकम हो रही है, 4 रुपए फायदा होगा, तो प्रॉफिट परसेंट भी सबसे कम इसका होगा। अब ऐसे भी सबको नहीं चेक करना है, जो ऑप्शन में है उन्हीं को चेक करना है। पहली बात तो ये समझना है कि ये कैलकुलेट हो पाएगा या नहीं, और होगा भी तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, क्या सबको निकालने जाएंगे? नहीं। अगर मैं आप लोग से पूछूं इसी में, बताइए सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां है? ये डेटा आपके सामने है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां है? मिनिमम तो ढूंढ लिया, सबसे ज्यादा कहां पे? केवल रेशियो के आधार पे बताइए। चलिए, तो जहां पे सर कॉस्ट सबसे कम होगी वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का 100 फिक्स है, आपकी सेलिंग प्राइस फिक्स है 100 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस सबसे कम कहां पे है? यहां पे है 70 रुपए। यानी ये Y5 सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, Y7 सबसे मिनिमम प्रॉफिट देगा। ये आप रेशियो देख करके आंसर दे सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, चलिए फिर भी ट्राई करिए। कह रहे यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए पूरे का बटे ए का मान क्या होगा? 20% कम है बोला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं तो जल्दी आना चाहिए। सर कौन कम है? ए। किससे कम है? बी से। परसेंटेज कितना है? 20। 20 का रेसिप्रोकल 1/5, तो हम बी को 5 ही मान लेते हैं। तो सर अगर बी 5 है तो ए उससे 1/5 यानी 1 कम है, तो ए कितना है? 4। वैल्यू रख दीजिए, तो 2b 10 माइनस 4 बटे का 4, 6/4। सिंपल करें 3/2, पहला ऑप्शन। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग, तो ऐसा एग्जाम में भी होता है, आपको हूबहू क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए 15th, यहां पे ये रेशियो है। कह रहे एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इसके आंसर देने में आपको। लगाइए जल्दी से, जल्दी लगाइए। चलिए, उम्मीद है आ गया होगा। पहली बात तो समझिए परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो यहाँ पे आपने 4:3:2 का जो रेशियो दिया है, सर ये भुजाओं का ही तो है, इनका टोटल ही 63 है, इनका टोटल ही 63 है। तो इसको कंपैरिजन क्या करना है? बड़ी साइड कौन होगी? ये। तो सर 4 बटे टोटल कितना हुआ? 9। तो कितना हुआ? 9 7 63, 7 चौको 28। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करिए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 20 सेकंड का टाइम है इसके लिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद 20 सेकंड का टाइम। पढ़ लिया? तो रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। यहां पे ध्यान देना है, जो हानि है वो विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है एक वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना। एक बात बताइए, अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि है तो मान लो मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानता हूं, तो यानी 5 रुपए की हानि कब? जब मैं 75 वस्तुएं खरीद के ला रहा हूं और बेच रहा हूं। यानी टोटल में जितने में 75 वस्तुएं खरीद के ला रहा था उतने में मैंने 80 बेच दिए, तब ना मुझे नुकसान हुआ कि भाई मैं खरीद के 75 लाऊं और बेच 80 दूं, तो 5 का नुकसान हो गया, तभी ना बोलेंगे आप। तो यहां पे ये जो डेटा दिया है 10,800, 75 वस्तुओं का कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस 80 वस्तुओं का है।
ऐसे समझिए कि सर अगर खरीद के वो 75 लाया है तो ये जो कीमत है वो 75 की खरीदने की है और यही कीमत है 80 की बेचने की, यानी ये 10,800 सेलिंग प्राइस बनेगा 80 वस्तुओं का। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एक वस्तु का आ जाएगा। तो 8 एक कम 8, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 135। मेरी बात समझ पाए आप लोग? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि मैंने वस्तुओं की हानि से समझा दी कि 75 खरीद के लाया, 5 का नुकसान यानी 80 बेच दिया, तो यानी वो जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 वस्तुओं के बराबर होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस के, सॉरी। चलो 17वां क्वेश्चन लगाइए। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए पढ़ने के बाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, y का मान ज्ञात करें। ऐसा ही क्वेश्चन 2-3 बार लगा चुके हैं, बस थोड़ा सा अलग है ये, पर है उतना ही आसान। उम्मीद है आंसर आ गया होगा। देखो पहले औसत कितना था? 44, अब कितना है? कितना बढ़ गया? 3। कब बढ़ेगा? जब हम सबको 3 बढ़ाएंगे तब। तो यही कह रहा है ना, वाई सब में जोड़ा गया, प्रत्येक संख्या में, तो यानी आपने प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा है, तो इसका आंसर होगा 4th ऑप्शन 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 18वां डीआई है, ये भी डीआई नहीं है, एक तरह से स्टैटिक्स है, सांख्यिकी। पढ़ लीजिए सांख्यिकी, बाकी डिटेल से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहता है उसकी लिंक, मीन मीडियन मॉड के नाम से चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा सीएचएसएल में तो जरूर आएगा। डेटा दिया हुआ है उन व्यक्तियों की संख्या को जो निश्चित राशि की बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत का माध्य, माध्य समझ रहे हैं आप लोग? आपको मीन बताना है, मीन यानी एवरेज भी बोल सकते हो, एवरेज भी बोल सकते हो। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखो जो कह रहा है ना वो एवरेज निकालने को कह रहा है, तो भाई एवरेज किस चीज का निकलता है? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़े क्या है कि कितने लोग कितना रुपए बचा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति 5 रुपए बचा रहा है तो टोटल बचत कितने रुपए की हुई? 5 रुपए की। लेकिन यहाँ 3 व्यक्ति 15 रुपए बचा रहे हैं तो टोटल बचत कितने की हुई? 45 रुपए की। यहाँ 4 व्यक्ति 20-20 रुपए बचा रहे हैं तो टोटल बचत कितनी हुई? 80 रुपए की। यहाँ 2 व्यक्ति 25 रुपए बचा रहे हैं प्रत्येक, तो टोटल बचा 50 रुपए। यहाँ 30 रुपए एक व्यक्ति बचा रहे हैं तो टोटल हुआ 30 रुपए। यहाँ 35 रुपए एक व्यक्ति बचा रहा है तो टोटल हुआ 35 रुपए। यहाँ 2 व्यक्ति 40 रुपए बचा रहे हैं तो टोटल हुआ 80 रुपए। ये हो गया आंकड़ों का योगफल यानी टोटल बचत। अब कितने व्यक्ति हैं उनसे डिवाइड करना है, तो ये नंबर ऑफ पर्सन हैं अलग अलग, इनको जोड़ना है। तो 2 1 3 1 4 2 6 4 10 3 13 1 14, यानी टोटल व्यक्ति 14 हैं, तो इसमें हमको 14 का भाग कर देना है। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा है? 45 5 50 50 50 100 100 और 160 260 260 और 35 295 और ये 325 हुआ। तो 325 में 14 का भाग करना है। तो पहले 2 बार जाएगा, 14 दूना 28 है ना, 4 बचेगा 42, तो 14 त्रिक 42, 45 बचेगा, 3 बचेगा, 14 दूनी 28, 23.21 करके आएगा। बिल्कुल 2 अंकों तक है, इसके आगे भी जाएगा पर हमें 2 अंक नहीं बता देना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 23.21। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है तो एवरेज ही पर थोड़ा स्टैटिक्स फॉर्म में है। अगर ये समझ नहीं आएगा दोबारा भी देख लेना है ना। चलो ये क्वेश्चन लगाइए, ये यहां फिर से घन सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 घन सेंटीमीटर है। यदि शंकु की, ये लगभग सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लगाया है। ये लंबाई नहीं ऊंचाई है, डेटा अलग है बस। ये 12 लिखा हुआ है ना, ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या? उस पर लॉजिक मैंने कुछ बताया था, बिल्कुल यहां भी लग जाएगा। देखो लंबाई यानी ऊंचाई 12 है, 7 से नहीं कटेगा ना, यानी जो हमारा आंसर आएगा 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल यहाँ कौन है? 14। इतने में आंसर, बाकी आप फॉर्मूले से भी लगा दीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया है? 2464। अब इसको सॉल्व करिए, तो 1/3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं, आर स्क्वायर और
h की वैल्यू 12, हाँ। अब इनको डिवाइड कर लीजिए, तो 6 2 8, 4 4 8, 11 से तो कट ही रहा है, इवन है तो 22 से भी कटेगा, 22 से कम 22 हो जाएगा, 26 बचेगा, 22 से कम 22, 44, 22 दूनी 44, ये 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 4 का 2 गुना 8, 4 8 32, तो r की वैल्यू बन गई 7 गुणे 4, मैं 28 को 7 गुणे 4 लिख रहा हूँ, एक 7 यहाँ से आ गया, तो 2 7 और 1 4, यानी वर्गमूल करोगे तो 1 7 और 1 2 बचेगा, तो टोटल 14। तो इतनी मेहनत कर लो या थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि सर 7 का मल्टीपल होगा तो 14 सेंटीमीटर सीधा है, ठीक है। पर ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, मान लो यहाँ 21 होता, 28 होता, तो फिर तो लगाना पड़ता ना। चलिए कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज का लगाइए, वही DI है जो शायद स्टार्टिंग में थी, है ना। एक कार बनाने को प्रोसेस है, 7 प्रोसेस से होके गुजरती है, टोटल टाइम हमको बता रखा है 1200 घंटे। इस बार क्या बताना है, J1 J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय के बीच का अंतर बताना है कि दोनों में समय का अंतर कितना है, J1 और J4 10 सेकंड में लगना चाहिए। चलो देखो, यहां पहले परसेंटेज का डिफरेंस देख लीजिए, तो J1 है 14 और J4 है 8, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 6%, तो वही 6% होगा किसका 1200 का, तो 1200 का 6% सर 72, कहाँ है ये सेकंड ऑप्शन, तो 72 घंटे इसका आंसर होगा। चलिए तो आज का सेट भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ, ठीक है, मेरे ख्याल से 12वां सेट है, 3 सेट अभी और बचे हैं, उसके बाद फिर हम लोग CHSL पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम है अभी आने वाले 1-2 दिनों में, बाकी फिर कल मिलते हैं फिर से रात को 9 बजे, प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिएगा। चलिए धन्यवाद।